कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से शहर सेमरंग से, जहां हम एम्बर होटल के सामने एक लेडी को देखते हैं जो आज पहले दिन अपनी जॉब के लिए होटल में पहुंचती है। बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई थी, इसलिए लेडी भागते हुए अंदर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात होटल की ओनर सुखनीत से होती है, जो पिछले कई सालों से इस होटल को संभाल रही है। सुखनीत लेडी से कहती है कि वो जल्दी से जाए और सेकंड फ्लोर की सफाई करे, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां मेहमान आने वाले हैं। लेकिन साथ ही सुखनीत उसे वार्न भी करती है कि वो थर्ड फ्लोर की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां रेनोवेशन का कुछ काम चल रहा है और तोड़फोड़ की वजह से उस जगह से दूर रहना बेहतर है। लेडी सुखनीत की बात मानते हुए सेकंड फ्लोर की सफाई करने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे थर्ड फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेडी वर्कर पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर मना होने के बावजूद वो उस आवाज का पीछा करती है और धीरे धीरे थर्ड फ्लोर पर चली जाती है। लेकिन वहां का डोर काफी अरसे से लॉक था। लेडी एक होल से अंदर देखती है, लेकिन उसे कोई चीज नहीं दिखाई देती। इसलिए लेडी अपने सर से एक पिन निकालती है और लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी डोर नहीं खुलता। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तभी अचानक अंदर से कोई डोर खोल देता है और लेडी ना चाहते हुए भी थर्ड फ्लोर के अंदर चली जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं हो रहा। लेडी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां की लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगती हैं। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। इसीलिए लेडी आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब से रूम तक पहुंच जाती है, जिसके ऊपर कोई रूम नंबर भी नहीं लिखा था और आवाज भी उसी रूम से आ रही थी। लेडी कांपते हाथों के साथ डोर नॉक करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर लेडी खुद ही डोर खोलकर अंदर चली जाती है। सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके उसके बाल और स्किन बिल्कुल व्हाइट थे। लेडी के अंदर आते ही लड़की रोना बंद कर देती है और एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड मिडनाइट। ये सुनकर लेडी वर्कर बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराकर वहां से भाग जाती है। अब 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का क्या मतलब है, फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। सीन कट होता है और हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहां वो लेडी वर्कर अभी भी बहुत डरी हुई थी और अपनी बेटी को बता रही थी कि जब से मैंने उस व्हाइट लड़की को देखा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और हर वक्त उसके रोने की आवाज सुनाई देती रहती है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब सुनकर उसकी बेटी उसे हौसला देती है और कहती है कि इन सब बेकार की बातों को सोचकर डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन अगर फिर भी आपको डर लगे तो रात को सोने से पहले प्रेयर करके सोया करें। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो अपने अपने रूम में चली जाती है। लेडी अपने रूम में आकर प्रेयर शुरू कर देती है। बाहर अभी भी बारिश लगी हुई थी, इसलिए लाइट भी ऑफ हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट लड़की शीशे से निकलकर लेडी के पीछे आ जाती है। वो उल्टी होकर अजीब अजीब आवाजें निकालती है और लेडी के बिल्कुल करीब आ जाती है। लेडी को भी पता चल चुका था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो प्रेयर खत्म करती है तो पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद लेडी सोने के लिए अपने बेड पर जाती है, लेकिन तभी व्हाइट लड़की उसके रूम में आकर लेडी पर हमला कर देती है। लेडी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन व्हाइट लड़की उसे चीर फाड़कर उसकी सारी स्किन निकाल देती है और दर्द की वजह से लेडी की वही मौत हो जाती है। इतने में उसकी बेटी भी वहां आ जाती है और जब वो अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीन कट होता है और हमें आज से 3 दिन बाद एक कार में बैठी हुई 2 बहनें दिखाई जाती हैं, जिनके डैड की कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई थी और अब वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रही हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि एम्बर होटल के ओनर्स सुखनीत और उसके हस्बैंड हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम रैना होता है। अब जैसे ही दोनों बहनें होटल पहुंचती हैं, तब सुखनीत और उसके हस्बैंड दोनों बहनों का अच्छा वेलकम करते हैं। इसके बाद सुखनीत उन्हें उनके डैड का कुछ जरूरी सामान देकर बताती है कि अब से रैना को ही ये होटल संभालना है, क्योंकि ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। जो सुनकर रैना भी मान जाती है, क्योंकि डैड की मौत के बाद उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी तब रैना के सर पर ही थी। सुखनीत अब इन दोनों को पूरा होटल विजिट करवाती है और फिर इन्हें इनके रूम में ले जाती है, जहाँ वो रैना और उसकी छोटी बहन को समझाती है कि वो होटल की किसी भी जगह घूम फिर सकती हैं सिवाय थर्ड फ्लोर के, क्योंकि वहां रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए वहां जाना ठीक नहीं। रैना को वहां उसके डैड की एक पिक्चर भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले ही दिन रैना पास वाले स्कूल में अपनी छोटी बहन का एडमिशन करवा देती है और अब जैसे ही वो घर वापस जाने लगती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से होती है, जो कभी एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उस लड़के का नाम अर्गा होता है, जो अब एक रिपोर्टर बन चुका है और रैना को कहता है कि तुम अभी इस सिटी में नए हो, इसलिए अपना ख्याल रखना और संभल कर रहना, क्योंकि इस वक्त वो एक लेडी के मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो एम्बर होटल में काम करती थी और आज मैं उसी होटल में सबूत ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर रैना हैरान होती है, क्योंकि ये होटल तो उन्हीं का है और वो इस बात से परेशान भी थी कि आखिर उसकी ग्रैंडमा ने उसे उस लेडी की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद दोनों एम्बर होटल आ जाते हैं, जहाँ अर्गा सुखनीत से पूछता है कि वो लेडी इस होटल में कब से काम कर रही थी, जिस पर सुखनीत जवाब देती है कि उसे अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी मौत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अर्गा को कुछ ठीक नहीं लगता और
और ना ही उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इसी होटल में रुकेगा ताकि और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर। रैना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नाराज होती है क्योंकि उन्होंने मर्डर वाली बात उससे छुपाई थी, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि रैना के डैड की कुछ टाइम पहले ही मौत हुई है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि रैना और उसकी बहन इस मर्डर को सुनकर और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। रात को रैना बहुत परेशान थी और काफी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो चाय पीते हुए होटल की छत पर चली जाती है। तभी उसके सामने 3rd फ्लोर के एक रूम की लाइट ऑन होती है, जो देखकर रैना सोचती है कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई नहीं जाता तो ये लाइट किसने ऑन की कर दी। इसलिए अब चेक करने के लिए प्रेरणा 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगती है। उसे भी अब लेडी वर्कर की तरह 3rd फ्लोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलती है तो पता चलता है कि डोर लॉक है। इसके बाद प्रेरणा एक हथौड़ी लेती है और लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि ये जगह काफी अरसे से बंद पड़ी है। तब जैसे ही प्रेरणा लाइट्स ऑन करती है तो तभी रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वो भी उस रूम तक पहुंच जाती है जहां लेडी वर्कर ने उस व्हाइट लड़की को देखा था। प्रेरणा बिना सोचे समझे डोर खोलकर अंदर चली जाती है, जिसे देखते ही वो लड़की एक बार फिर बोलती है 3 नाइट्स मिडनाइट। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए डरकर वो चुपचाप डोर बंद करती है और फौरन अपने रूम में आ जाती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वो लड़की 3rd फ्लोर पर क्या कर रही थी। अगली सुबह प्रेरणा अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी उसकी नजर गाड़ी की विंडो पर जाती है जहां 1 लिखा हुआ था। प्रेरणा काफी डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखती है तो विंडो बिल्कुल साफ थी, यानी 1 वहां से मिट चुका था, जो देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रेरणा जब होटल आती है तब सुखनीत उसे घबराया हुआ देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। अब प्रेरणा ना चाहते हुए भी सुखनीत को सारी बात बता देती है। वो सुखनीत से 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का मतलब पूछती है और बताती है कि कल रात वो होटल के 3rd फ्लोर पर गई थी, जो कि वहां की लाइट्स ऑन थी और उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रैना ये भी पूछती है कि अगर 3rd फ्लोर पर कोई रह रहा था तो उन्होंने उसे ये क्यों बोला कि वहां रेनोवेशन का काम हो रहा है, हालांकि वहां किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। रैना की बातें सुनकर सुखनीत बहुत घबरा जाती है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि सुखनीत 3rd फ्लोर का राज जानती है, इसी वजह से वो किसी को वहां जाने नहीं देती। तब रैना की बातें सुनकर सुखनीत काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि रैना भी 3rd फ्लोर पर चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रैना को क्या जवाब दे। तभी रैना की छोटी बहन वहां आती है और रैना को कोई काम बोलकर वहां से ले जाती है। तभी सुखनीत के हस्बैंड वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, जो कुछ उसके साथ यहाँ हुआ था, इसलिए आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके होटल आने वाली है। सुखनीत बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रैना ने भी 3rd फ्लोर पर जाकर उस रूम को खोल लिया है। थोड़ी ही देर में मर्डर की बात पूरे होटल में फैलने लगती है। अब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और अर्गा भी उनके साथ ही था। तभी रिसेप्शन पर एक फोन कॉल आती है और रैना उसे उठा लेती है। फोन पर बताया जाता है कि रूम नंबर 13 में टॉवल की जरूरत है, इसलिए रैना खुद टॉवल लेकर वहां आए। रैना टॉवल लेती है और उसी रूम में चली जाती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता, इसलिए जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ती है तभी वॉशरूम से शावर चलने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही रैना वॉशरूम में जाती है तो वहां भी कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी रूम वाले फोन पर भी बेल बजने लगती है। रैना जब फोन उठाती है तो सामने से कोई बोल रहा था कि अगर वो रूम में भी नहीं है और ना ही वॉशरूम में है तो फिर ये सोचो कि आखिर वो रूम में कहाँ छुपी हुई है। ये बात सुनकर रैना बहुत घबरा जाती है। अब जैसे ही रैना रिसेप्शन पर कॉल करके पूछती है कि आखिर इस रूम में कौन रुका हुआ है, तब उसे बताया जाता है कि ये रूम तो काफी टाइम से खाली है, यानी यहाँ कोई भी नहीं रहता। रैना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे वो लड़की पर्दे के पीछे चलते हुए दिखाई देती है और देखते ही रैना के करीब आने लगती है। रैना ने भी उस व्हाइट लड़की को देख लिया था। उसके पास लंबे लंबे और आंखें बिल्कुल लाल रंग की थीं और वो काफी खौफनाक लग रही थी, जिसे देखते ही रैना बहुत ज्यादा डर जाती है। व्हाइट लड़की बेड पलटकर रैना पर फेंकती है, लेकिन उससे पहले ही रैना भागकर रूम से बाहर आ जाती है। अंदर से व्हाइट लड़की ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वहां अर्गा भी आ जाता है। रैना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, यहाँ तक कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी रैना उसे पूरी बात बताती है जो अभी उसके साथ हुआ था। अर्गा जब खुद रूम चेक करने जाता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब रैना के साथ जो कुछ भी हुआ ये सुनकर होटल के स्टाफ मेंबर्स भी होटल छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे हालात देखकर सुखनीत और उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी रैना और अर्गा को सब कुछ सच बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी तो उनके बेटे यानी रैना के डैड ने उन्हें बताया कि उसने ये होटल खरीदा। ये लोग फैसला करते हैं कि इस होटल में शिफ्ट होकर इसकी कमाई से अपना गुजारा करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि होटल की हालत बेहद खराब और जर्जर है, इसलिए वे कुछ पैसे लगाकर उसका रेनोवेशन करवाते हैं। मगर तभी एक अजीब घटना होती है जब एक वर्कर
थर्ड फ्लोर पर काम करते हुए एक ऐसे कमरे से रोने की आवाज सुनता है जिस पर कोई नंबर नहीं होता। दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक सफेद कपड़ों में बैठी लड़की शीशे के सामने दिखाई देती है और जैसे ही वो वर्कर को देखती है वो धीमी आवाज में 3 नाइट्स एंड मिडनाइट कहती है, जिसके बाद अगले 2-3 दिनों तक उस वर्कर के साथ बेहद अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। और तीसरी रात ठीक मिडनाइट यानी 12 बजे वो अचानक दीवार पर अपना सिर जोर से मारता है और उसकी मौत हो जाती है। सुखनीत बताती है कि इस वाक्य का मतलब एक खतरनाक श्राप है। जिस किसी को भी वो लड़की ये शब्द कहती है उसके साथ 3 दिन तक अजीब घटनाएं होती हैं और तीसरी रात उसकी भयानक मौत तय होती है और ये सब उसी वाइट लड़की की वजह से होता है। वर्कर की मौत के बाद वे लोग एक शमन को बुलाते हैं जो आत्माओं को भगाने का काम करता है, लेकिन वो भी इतना डर जाता है कि उस कमरे में जाने से मना कर देता है और सबको सख्त हिदायत देता है कि उस कमरे को हमेशा बंद रखा जाए क्योंकि वो लड़की उसी कमरे से जुड़ी हुई है और उसकी आत्मा को वहां से हटाना नामुमकिन है। इसलिए सुखनीत और उसका पति थर्ड फ्लोर को पूरी तरह बंद कर देते हैं। लेकिन परेशानी तब और बढ़ जाती है जब रैना की छोटी बहन भी अनजाने में उसी कमरे का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद स्कूल में भी उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक स्टैचू जैसे जिंदा होकर उसकी तरफ बढ़ता है जिससे वो डर कर चिल्लाने लगती है। हालांकि जब बाकी लोग आते हैं तो वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है। घर आकर जब रैना उससे पूछती है तो वो बताती है कि उसने भी उस कमरे में उसी वाइट लड़की को देखा और उसने भी उसे 3 नाइट्स एंड मिडनाइट कहा। यानी अब दोनों बहनें भी उस श्राप का शिकार बन चुकी हैं और उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। सच्चाई जानने के लिए रैना और अर्गा शमन के पास जाते हैं जो बताता है कि उस आत्मा के पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है और जब तक उसका असली नाम नहीं पता चलेगा तब तक उससे संपर्क या मुक्ति संभव नहीं है। तभी रैना को अपने पिता की बात याद आती है कि वे अपने राज अपने नॉवेल्स में छुपा कर रखते थे। इस उम्मीद में वे उनके लिखे हुए सभी नॉवेल्स निकालती है और सबको पढ़ने के लिए देती है। लेकिन इतने सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी उन्हें उस वाइट लड़की या होटल के रहस्य के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता। इसी डर और बेचैनी के बीच रैना पूरी तरह टूटने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस रहस्य का सामना कैसे करे। लेकिन सच जानने की जिद उसे फिर से होटल की छत तक ले आती है जहां सामने उसी रहस्यमयी कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। अब रैना ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस कमरे के अंदर जाकर सच्चाई जरूर पता लगाएगी, क्योंकि उसे यकीन था कि वहीं उसे उस वाइट लड़की का राज मिलेगा। जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ती है तभी अर्गा और उसकी छोटी बहन उसे रोक लेते हैं और अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन रैना उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगली मिडनाइट तक उनकी मौत तय है और अगर कोशिश की जाए तो शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए। ये सुनकर उसकी बहन भी हिम्मत जुटाती है और उसके साथ अंदर जाने की जिद करती है, क्योंकि वो रैना को अकेले इस खतरे में नहीं छोड़ सकती। आखिरकार दोनों बहनें उस डरावने कमरे में दाखिल हो जाती हैं, जबकि अर्गा बाहर ही रुक जाता है क्योंकि उसने अभी तक उस वाइट लड़की को नहीं देखा था और उस पर 3 नाइट्स एंड मिडनाइट का श्राप भी नहीं आया था। कमरे के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दोनों बहनें डर के बावजूद अलग अलग होकर सुराग ढूंढने लगती हैं। तभी रैना की बहन की नजर एक सूखे सफेद फूल पर पड़ती है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही शीशे में देखती है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसमें उसे वाइट लड़की की परछाई नजर आती है जो ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो घबराकर पीछे मुड़ती है वहां कोई भी नहीं होता। होटल लौटते ही रैना सुखनीत को बताती है कि वाइट लड़की का असली नाम मेनूवेयर है और फिर वे तुरंत एक शमन को बुलाते हैं ताकि उसके असली नाम की मदद से उसकी आत्मा से संपर्क किया जा सके। शमन, जो खुद को डानंग बताता है, एक कागज पर मेनूवेयर का पूरा नाम लिखकर उस पर अगरबत्तियां जलाता है और रिचुअल शुरू करता है। जैसे ही वो आंखें बंद करके उसकी रूह को पुकारता है उसे अजीब फ्लैशेस दिखने लगते हैं और फिर वो पूरी कहानी बयान करता है। जब मेनूवेयर घर से भागी थी तो भागते भागते वो पाइन के पेड़ों के पास पहुंची जहां रैना के डैड शिकार के लिए गए हुए थे। वहीं उनकी पहली मुलाकात हुई और रैना के डैड ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसे अपने होटल ले आए, उसका ख्याल रखा और अपनी माँ की ज्वेलरी तक उसे दे दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, क्योंकि पहली बार मेनूवेयर को कोई इंसान समझकर अपनाया गया था। उनकी जिंदगी परफेक्ट चल रही थी। लेकिन एक दिन रैना के डैड बिजनेस के सिलसिले में जकार्ता चले गए और मेनूवेयर उनका इंतजार करती रही। इसी दौरान उसने उनके लिए एक पजल बनाया जिसमें उसने एक लेटर को कई टुकड़ों में बांटकर होटल के अलग अलग कमरों में छुपा दिया।
लेकिन जब वो वापस नहीं आए तो वो खुद उन्हें ढूंढने जकार्ता पहुंच गई, जहां उसने देखा कि रैना के डैड किसी और औरत के साथ हैं। उनकी सगाई हो चुकी है और वो औरत उनके बच्चे की मां बनने वाली है। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि रैना के डैड उसे धोखा देने नहीं गए थे, बल्कि जकार्ता के एक महंगे ज्वेलरी स्टोर से एक खूबसूरत रिंग खरीदने गए थे ताकि वे जैस्मिन यानी मैन्यूवेयर को प्रपोज कर सकें। वापस लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी याददाश्त चली गई और जिस कपल ने उन्हें बचाया वही सुकनित और उसका पति थे, जिन्होंने उन्हें अपने बेटे की तरह अपनाया और उनकी शादी उसी औरत से करवा दी जिसे मैन्यूवेयर ने देखा था। कुछ समय बाद उनकी याददाश्त लौट आई और जैसे ही उन्हें जैस्मिन की याद आई वे तुरंत होटल वापस आए, लेकिन वहां उन्हें उसकी लाश मिली। पछतावे में टूटकर उन्होंने उसे होटल के बेसमेंट में दफनाया, उसकी कब्र पर एक खास फूल बनाया और उससे माफी मांगकर हमेशा के लिए चले गए। दूसरी तरफ मैन्यूवेयर को यह सच कभी पता नहीं चला कि वो उससे कितना प्यार करते थे और इसी अधूरे सच और टूटे दिल ने उसे एक भटकती हुई आत्मा बना दिया। अब रैना और उसके साथी उसी रिंग का इस्तेमाल करने वाले थे जो उनके सच्चे प्यार की आखिरी निशानी थी, ताकि मैन्यूवेयर की आत्मा को सुकून मिल सके। वे दोनों बेसमेंट में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं और अलग अलग होकर उस दीवार को तलाश करते हैं जिस पर वो खास फूल बना था। लेकिन तभी मैन्यूवेयर की आत्मा वहां आ जाती है और अर्गा को अपने वश में कर लेती है। अब समय बहुत कम था, मिडनाइट होने से पहले उन्हें सब खत्म करना था, वरना मैन्यूवेयर उन्हें मार देती। अर्गा के शरीर में काबिज आत्मा रैना को गलत दिशा में ले जाती है, लेकिन रैना समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे फूल और रिंग का पैटर्न अलग दिखता है, तभी अर्गा, जो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका था, उस पर हमला कर देता है। रैना किसी तरह खुद को बचाते हुए भागती है, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अर्गा पर पलटवार करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है, ताकि मैन्यूवेयर उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके उसके करीब ना आ सके। आस्कित रैना अब अकेली ही मैन्यूवेयर की कब्र ढूंढने लगती है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कब्र नहीं मिलती और जल्द ही रात के 12 बजने वाले थे। इसी वजह से रैना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे अपने बैग में से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा था कि रैना, अगर तुम्हें कोई रास्ता ना मिले तो तुम गॉड से प्रेयर करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब रैना प्रेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बुरे वक्त में गॉड के अलावा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर थोड़ा ही आगे जाने पर रैना को वो दीवार मिल जाती है और उस पर बना स्केच भी दिखाई देता है। ये देखकर रैना जल्दी से कब्र खोदना शुरू कर देती है और जल्द ही उसे मैन्यूवेयर की लाश भी मिल जाती है। लेकिन इससे पहले वो मैन्यूवेयर के हाथ में वो रिंग पहनाए, पीछे से पोजेस्ड अर्गा आकर रैना पर हमला कर देता है। लेकिन रैना किसी तरीके से वो रिंग मैन्यूवेयर के हाथ में पहना देती है, जिससे मैन्यूवेयर की आत्मा अर्गा के जिस्म से निकल जाती है। यानी अब लाइफ और डेथ दोनों के एलिमेंट्स आपस में मिल चुके थे। अब मैन्यूवेयर सारी सच्चाई जानकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं और सारी फैमिली एक दूसरे को जिंदा देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है। अगले सुबह अर्गा रैना से कहता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। अर्गा रैना को शादी के लिए प्रपोज करता है और रैना शादी के लिए मान जाती है। रात का समय था और अर्गा और रैना एक दूसरे से फोन पर बात करते हुए बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अगली सुबह वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बताएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला पल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। जैसे ही अर्गा ने फोन बंद किया और सोने के लिए अपने कमरे में गया, तभी अचानक कमरे का माहौल बदलने लगता है। शीशे के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है और कुछ ही पलों में मैन्यूवेयर की खौफनाक आत्मा उसी शीशे से बाहर निकलकर कमरे में आ जाती है। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि कोई भी कांप उठे और बिना किसी चेतावनी के वो अर्गा पर हमला कर देती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा बेरहम होती है और उसे इतनी दर्दनाक मौत देती है कि उसकी हालत पहचान से भी बाहर हो जाती है। अगली सुबह जब रैना मुस्कुराते हुए उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आती है, तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्गा की लाश बेहद बुरी हालत में पड़ी होती है और ये देखकर रैना पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसने सोचा था कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे कमरे की जांच की जाती है और फिर अर्गा की लाश को वहां से ले जाया जाता है। रैना अपनी बहन के साथ खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। वो अपनी बहन से पूछती है कि अगर मैन्यूवेयर को अर्गा को ही मारना था तो उसने उन्हें क्यों नहीं मारा, जबकि उन्होंने तो उसे पहले देखा था। इस पर उसकी बहन एक ऐसी बात बताती है जो पूरे मामले को और भी गहरा और डरावना बना देती है। वो कहती है कि मैन्यूवेयर अभी तक उन सभी लोगों को नहीं भूली जिन्होंने उसकी शक्ल सूरत की वजह से उसे तंग किया, उसका मजाक उड़ाया और उससे नफरत की।
वो उन सब से बदला लेना चाहती है। लेकिन इसी बीच वो ये भी बताती है कि उनके डैड ने मैनुअल को सच्चे दिल से अपनाया था, उसे प्यार दिया था और उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो दूसरों से अलग है। रैना ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसकी बहन को ये सब कैसे पता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब नजर आता है। वो देखती है कि उसकी बहन की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बहन अब उसकी बहन नहीं रही, बल्कि मैनुअल की आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अब जो कुछ भी वो बोल रही है वो असल में मैनुअल ही है। मैनुअल उसकी बहन के जरिए बोलते हुए कहती है कि उनके डैड के सच्चे प्यार की वजह से वो दोनों बहनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो उन सभी लोगों से बदला नहीं ले लेती जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। ये सुनकर रैना के अंदर डर और हैरानी दोनों एक साथ भर जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रैना, उसकी बहन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स उस होटल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके चेहरों पर डर और दर्द साफ झलक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे होटल को सील कर देती है ताकि कोई भी इंसान अंदर न जा सके और आगे कोई हादसा ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद 2 पुलिस ऑफिसर चोरी छुपे उसी होटल के अंदर घुस जाते हैं और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां मैनुअल की आत्मा का बसेरा था। शायद उन्हें सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी या फिर उन्होंने इस खतरे को हल्के में लिया। जैसे ही वे उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, अचानक माहौल फिर से डरावना हो जाता है और एक जानी पहचानी खौफनाक आवाज गूंजती है, 3 नाइट्स इन मिडनाइट। और इसी के साथ ही साफ हो जाता है कि अब अगली बारी उन दोनों ऑफिसर्स की है, यानी मौत का ये सिलसिला अब भी जारी है और शायद कभी खत्म होने वाला नहीं है।